मेरा पहला प्यार। ये बात सन 1973 की है। गर्मी की छुट्टियों में कॉलेज से अपने गांव आया था। अचानक एक दिन सारे गांव का गोवर्धन परिक्रमा लगाने का कार्यक्रम बना। गोवर्धन पहुंचकर धर्मशाला में सामान रखा और परिक्रमा लगाने को तैयार हो गए। परंपरा के मुताबिक परिक्रमा शुरू करने से पहले मानसी गंगा में शुद्धिकरण का प्रचलन है। हम सब भी वहां पहुंचे। वहां पर फैली गंदगी देखकर मेरा नहाने का मन नहीं हुआ और मैं मानसी गंगा के जल से छींटे मारकर पास ही बैठ गया। मुझसे थोड़ी ही दूर एक भोली सी प्यारी सी हम उम्र लड़की भी बैठी थी। शायद मेरी तरह ही उसे भी वहाँ शुद्धिकरण करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह अपने परिवार के सामान की रखवाली कर रही थी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, न जाने क्यों लेकिन अच्छी लगी। ऐसा आभास हुआ जैसे किसी ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी। वो भी मुझे देख ही रही थी। उसके बाद करीब 20 मिनट तक हम दोनों एक दूसरे को कभी छिपकर और कभी खुलकर बस देखते रहे। मन तो चाह रहा था कि मैं उससे बात करूं, परंतु उन दिनों वो भी किसी धार्मिक स्थल पर एक अनजान लड़की से खुलेआम बातचीत करना सोच से भी परे था। शायद हम दोनों ही एक दूसरे को आंखों से ही पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे थे। उस लड़की की सादगी मन को भा गई थी। परिवार के नहाने धोने के बाद न जाने वो अपने परिवार के साथ कहाँ चली गई। गोवर्धन में बिताए अगले 12 घंटे हमारी आंखें हर पल उसको ढूंढती रहीं, लेकिन वो हम मेरी यादों में बसकर खुद जाने कहाँ खो गई। सन 1974 में भरतपुर में मालगाड़ी के डिब्बे बनाने वाले कारखाने में ट्रेनिंग कर रहा था। वहीं से एक दिन अपने कॉलेज से एक मित्र के साथ फतेहपुर सिकरी घूमने चले गए। वहाँ पर पहले बुलंद दरवाज़ा और फिर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह देखी। आसपास और भी कई जगह देखी। जब हम खाने पीने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे तभी हमारी नज़र एक बेहद खूबसूरत मुस्लिम लड़की पर पड़ी। खुदा का शुक्र था उस वक्त उस लड़की का चेहरा बुर्के की कैद में से बाहर था। वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ बुलंद दरवाजे के अंदर बनी दुकानों से कुछ खरीद रही थी। उसके हाव भाव और लिबास को देखकर लगता था जैसे पढ़ी लिखी और किसी समृद्ध परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। बला की खूबसूरती के साथ उसका अपना हर अंदाज भी निराला और उतना ही दिलकश था। उसी पल हमारी नज़रें तो जैसे उस चेहरे पर अटक गई। खाना पीना भूलकर एक हसीन के चक्कर में भटक गए। उन हसीना ने भी हमें उनको देखते हुए देख लिया था और फिर न जाने उसे क्या सूझी, हमारी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। हाय, हम तो बस वहीं ढेर हो गए। हमारे पास उस मुस्कुराहट से जवाब देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। वो साहिबा जहाँ जहाँ भी गई, हम दोनों खाली रिक्शे की तरह उसका पीछा कर रहे थे। उस लड़की का बेफिक्र अंदाज, मस्तानी चाल और अदाओं में अल्हड़पन था। वो खुलकर हंसती थी। ये सब करीब 1 से 1.5 घंटे तक चला। वो आगे आगे और हम पीछे पीछे, और कभी हम जानबूझकर आगे निकल जाते खुलकर उनका दीदार करने के लिए, और तब तक उन्हें देखते रहते जब तक कि वो हमसे आगे नहीं निकल जाती। ये सब करते हम वापसी बुलंद दरवाजे तक पहुंच गए थे। बुरा हो उस काले बुरखे का जिसने बुलंद दरवाजे के बाहर निकलने से पहले उस हसीन चेहरे को एक बार फिर कैद कर लिया, और वो काले बुरखे में कैद हसीना साथ वाले बाकी काले बुरखों में न जाने कहाँ खो गई। हमने लाख कोशिशें की, लेकिन हमारे जहन से एक हसीन याद छोड़ वो जाने कहाँ गुम हो गई। सन 1977 में बम्बई में DMET में पढ़ाई कर रहा था। ITI बम्बई के सांस्कृतिक कार्यक्रम में DMET की तरफ से कव्वाली गाने का मौका मिला। कव्वाली का कार्यक्रम ज़बरदस्त रहा था। उसके बाद हम भी दर्शकों संग आकर बैठ गए। हमारे बगल वाली सीट पर एक लंबी सी लड़की आकर बैठी। उस माहौल में शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता अगर उसने खुद ही हमसे ना पूछा होता, अभी कव्वाली आप ही गा रहे थे ना। और फिर बातचीत का दौर चल पड़ा। करीब 1 घंटे तक हम उस लड़की से बात करते रहे। वो लड़की बम्बई के किसी अच्छे कॉलेज में PG कर रही थी और यहाँ अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने आई थी। उससे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। जब हमने उसका टेलीफोन नंबर मांगा तो अपना नंबर देने के बजाय हमारा नंबर ले लिया और साथ ही मुलाकात का वादा भी किया। खैर, हम इंतज़ार करते रहे मगर मुलाकात तो दूर, फ़ोन भी नहीं आया। बात ख़त्म हो गई। सन 1979 में ननकोरी नाम के यात्री जहाज़ में जूनियर इंजीनियर था। जहाज़ को वार्षिक मरम्मत के लिए सिंगापुर भेजा गया था। उस यात्रा के दौरान एक बोहरा मुस्लिम लड़की मन को भा गई। मद्रास से सिंगापुर करीब 4 दिन का सफ़र था। उस लड़की के हर शाम डेक पर मुलाकात होती थी। दोनों घंटों बातें करते रहे, यहाँ तक कि सिंगापुर पहुँचने के बाद भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन वो किस्सा भी दिल में कहीं दबकर रह गया। आज जब से सारे किस्से याद करने और लिखने बैठता हूँ तो सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, इन सबको क्या नाम दूँ।
क्या ये सभी महज एक शुरुआती आकर्षण थे? शायद नहीं, या फिर शायद हाँ। कभी किस्सों में एक शुरुआत हो गई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। अगर कहीं कोई इकरार नहीं हुआ तो इनकार भी नहीं हुआ। चाहे आंखों से ही आंखों में, या फिर थोड़ी सी बातचीत में एक दूसरे को जानने की कोशिश तो हुई। ये बात सही है कि प्यार और परवान नहीं चढ़ा, लेकिन किसी ने दिल के दरवाजे पर दस्तक तो दी थी। मैं इन किस्सों को मोहब्बत, इश्क, प्यार, आकर्षण या फिर लगाव जैसा कोई भी नाम नहीं देना चाहता। बस कुछ अनमोल मीठे यादें मानकर अपने दिल में आज भी संजोए रखना चाहता हूँ। 2 फरवरी 1980 को मेरी शादी हो गई। शादी से पहले मैं और मंजू, हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे। हम दोनों एक ही कस्बे में रहते थे, लेकिन कभी भी हमारा आमना सामना नहीं हुआ था। हाँ, शादी तय होने की प्रक्रिया के अंतर्गत हम एक बार ज़रूर मिले थे। हमारी शादी माता पिता द्वारा तय की गई थी। शादी के बाद हम करीब 2 हफ्ते साथ रहे। उसी दौरान हम दोनों ने एक दूसरे को जाना और समझा। इसी बीच 1 हफ्ते के लिए हनीमून पर मंसूरी भी चले गए। उसके बाद मंजू अपनी एमए पूरी करने वनस्थली चली गई और मैं अपनी जहाज़ की नौकरी ज्वाइन करने मद्रास चला गया। शुरू के कुछ दिन तो गुजर गए, लेकिन धीरे धीरे मंजू की याद आने लगी। उन दिनों टेलीफोन की सेवाएं ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पत्रों के जरिए ही खबरें और भावनाओं का आदान प्रदान होता था। जहाज़ की नौकरी के कारण पत्र भी हफ्तों बाद मिलते थे। कई बार तो ठीक से सो भी नहीं पाता था। दिल और दिमाग पर हर जगह हर वक्त मंजू हावी रहती थी। उसकी हर छोटी से छोटी बात याद आती थी। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई भी तकलीफ़ ना हो। उसकी परेशानी के बारे में सोचकर ही मैं परेशान हो जाता था। उसकी मुस्कुराहट मुझे खुशी देती थी। उन दिनों मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा, कोई क्या समझेगा या फिर कौन क्या कहेगा। बस हर पल उसकी चिंता रहती थी, उसका ख्याल रहता था। उसे हर बुरी नज़र से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैं मंजू के बारे में सोचता रहता था। मैं उसके बारे में महसूस करता था। अगर उसे कोई मुश्किल होती तो मैं उसके समाधान के तरीके सोचता रहता था। आज भी याद है, 27 जुलाई 1980 मंजू अपनी एमए फाइनल की आखिरी परीक्षा देकर मद्रास आ रही थी। मुझे मालूम था कि ट्रेन रात 12:30 बजे पहुंचेगी। फिर भी मैं 10 बजे ही स्टेशन पहुंच गया और 2.5 घंटे उसका इंतज़ार किया। उस वक्त लगने लगा था जैसे मुझे प्यार हो गया था। प्यार का एहसास शादी के 15 दिन बाद तक भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जब हम दूर दूर रहे तब धीरे धीरे एहसास हुआ। और फिर एक दिन, हर दिन ये परवान चढ़ता रहा। ईश्वर की असीम कृपा है। मेरा प्यार ही मेरा इकलौता प्यार है। जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए और चले गए, एक दूसरे के लिए हमारा प्यार आज भी बरकरार है।